हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो है करंट अफेयर का जितना भी लगभग पिछला एग्जाम जो हुआ था जुलाई में हुआ था सीएपीएफएससी का। तो उस जुलाई यानी कि पिछले जून से लेके और इस जून के एंड तक जितने भी करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एक ही वीक बचा है सिर्फ एग्जाम में। तो वो जितना भी, क्योंकि हमने पहले जो सीरीज की थी 2016 टू 2024-25 तक पीवाई क्यूज की, तो उसके बेस पे मैंने थीम चूज की थी और वन शॉट वीडियो एक एक के भी डाले थे। अलग से डिटेल वीडियो एक एक, स्पोर्ट्स का अलग, अवार्ड्स का अलग, इस तरीके से बहुत सारे। तो अगर आपने वो कंपाइलेशन देखा है और फिर ये देख रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखा अभी तक आपने, और अगर आपके पास इतना नहीं टाइम था, तो मैंने इसका अभी जो वीडियो है, ये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक जगह इनको इकट्ठा करके जो इंपॉर्टेंट जो थीम थी उनको आज हम इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स चूज किए गए हैं ना, ये बार बार पीवाई क्यूज जिन टॉपिक्स से बन रहे थे उन्हीं से उठाकर ये चूज किए गए हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जो थी, अवार्ड्स वगैरह जिसमें नोबल और फिल्म फेयर वगैरह सारे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में जो भी न्यूज़ रही, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है, यूनेस्को से ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट जो रहे, जीआई टैक्स एंड अदर्स भी जो अवार्ड वगैरह थे। इसके अलावा मैंने फाइनल है ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है ना, उससे उसको भी कवर कर ले कंपैरिजन के साथ 15th एंड 16th को, क्योंकि हर साल दो सौ तीन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इन सभी ये जो टॉपिक मेन है ना, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन, किसी में दो क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम इस कंपाइलेशन को तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके यूपीएससी सीएपीएफएससी एग्जाम के, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आ गया और एक वीक बचा है। तो बिना किसी देरी के आज का ये जो सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग का पहला जो टॉपिक रहेगा ना आज का, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस जो थे इंपॉर्टेंट, वो जो सैन्य मिलिट्री हो या फिर सुरक्षा के लिए या फिर सेफ्टी के लिए जो चलाए गए हो बचाव ऑपरेशंस, उन सभी को जो इस बीच ये साल भर में चर्चा में रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग से इंटरनेशनल ऑपरेशंस, सैन्य मिलिट्री ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस साल भर क्या रहा था, ईरान इजराइल और अमेरिका वार हो गया, सॉरी रूस यूक्रेन का वॉर हो गया, और भी अलग 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 देशों में जो आपसी दंगे, आंतरिक शांति के चलते और भी कई सारे ऑपरेशंस जो चलाए गए थे भारत के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा, वो सारे हम कवर करेंगे। इसमें जो पहला ऑपरेशन आता है ना, वो आता है ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, सच्चा वादा। किसने किया था? एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से समझाता जाऊं कि आप वो ट्रिक वगैरह से मतलब याद रहे ये सारी। तो इसराइल ने स्टार्ट किया था, किस पर? इसराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से ड्रोन हमला किया था। यह ईरान पर प्रतिशोध, ईरान की प्रतिशोध की रणनीति का हिस्सा था, यानी कि इसराइल ने पहले वार किया, कुछ ड्रोन्स वगैरह दागे ईरान पे, तो उसके बदले में ईरान ने इसराइल पर ट्रू प्रोमिस 3 है ना, वो ऑपरेशन लगाया था, यानी कि ईरान ने चलाया था ट्रू प्रोमिस। ईरान ने सत्य वादा किया था तीसरे नंबर का, किससे? इसराइल से। इस तरीके से आप याद रखते हो मिसाइल ड्रोन हमला। इसके अलावा फिर बदले में ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो गया, राइजिंग लोइन, लोइन दहाड़ता हुआ, मतलब शेर दहाड़ता हुआ आया, फिर इसराइल गुस्से से हो गया। एग्जाम्पल से समझो तो इसराइल गुस्से से हो गया, फिर उसने क्या किया, ईरान पर वापसी हमले किए। तो इसराइल की प्रतिक्रिया थी किस पर? ट्रू प्रोमिस 3 पर। किस किस ईरान के ऊपर सटीक सैन्य हमले किए इसराइल ने अपनी वायुसेनाएं मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके ऑपरेशन जो राइजिंग लॉयन है ना, उसको क्या किया, ईरान के ऊपर मतलब एक भूखे या गुस्से वाले शेर की तरह चिल्लाते हुए राइजिंग लॉयन की तरह इसराइल आया है वापस ईरान पर। तो आपको ये दो अच्छे से याद होगा। इसके अलावा देन क्या होता है फिर, इस मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं अगले ऑपरेशन को कि क्या हुआ, ईरान का और कुछ बड़ा फर्क पड़ा नहीं ऑपरेशन राइजिंग लोयन का इसराइल के चिल्लाने से। तो उसने क्या किया, अमेरिका की हेल्प ली, और फिर अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके आए, रात को आए, एक बीच रात में, मतलब कि मध्य रात्रि में, जब ईरान जब सो रहा था तब आए, बीच में हथौड़ा लेकर आए, और उन्होंने जो भी जो परमाणु के ठिकाने थे ईरान के, उन पे मतलब कि अपने हथौड़े से वार किया। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसका नाम इसी तरीके से हम याद कर लेंगे, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट यानी मध्यरात्रि, हैमर यानी हथौड़ा। इस तरीके से मिडनाइट हैमर किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्यवाही के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। यह वैश्विक परमाणु सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक ऑपरेशन था। इसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो गया। देन अब क्या होता है, चूंकि अब अमेरिका का मन भरा नहीं डोनाल्ड ट्रंप का इससे भी, तो उसने क्या किया, परमाणु ठिकानों पे तो किया ही था वो मिडनाइट हैमर हथौड़े से, उसने अलग से भी और जो
इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ईरान का, वो चाहा उसको भी बर्बाद कर दें। इसलिए अमेरिका द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसको नाम दिया एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा चलाया गया, एपिक फ्यूरी। इसके अलावा और अन्य जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं इंटरनेशनल, उसमें ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। स्पाइडर वेब किसके द्वारा चलाया गया था? जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था ना, उस बीच यूक्रेन के द्वारा चलाया गया था। यूक्रेन की रणनीतिक प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही थी किस पर? रूस के ऊपर। तो यूक्रेन ने चलाया था, स्पाइडर वेब छोड़ दिया यूक्रेन ने। स्पाइडर वेब, स्पाइडर का जाल किसके ऊपर छोड़ दिया? रूस के ऊपर। इस तरीके से आप याद रख लेना। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व क्या होता है? अमेरिकी जो डेल्टा फोर्स है के द्वारा वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, जो न्यूज़ में था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है ना, निकोलस मादुरो मादुरो तो उनको क्या किया था, जो अमेरिकी फोर्सेस है ना, उन्होंने इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व, मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः अच्छे से क्या करेंगे, वो रिजोल्व कर देंगे किसको? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। तो उसको उठा लिए गए थे इस ऑपरेशन के तहत, एब्सोल्यूट रिजोल्व। तो ये 6 जो ऑपरेशंस थे, आई होप मैंने कोशिश की कि कुछ इस तरीके से बताऊं कि आपको याद भी रहे। तो ये क्या थे? सैन्य संघर्ष थे जो इंटरनेशनल स्तर पर रहे थे। इसके अलावा आतंकवाद एवं नक्सल विरोधी कुछ अभियान थे जो भारत में चलाए गए थे। ऑपरेशन मेगाव्यू चलाया गया पहला। तो कहाँ पे चलाया गया था? ऑपरेशन मेगाव्यू चलाया गया झारखंड में। नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था, जिसमें सैकड़ों नक्सलियों को निष्क्रिय किया गया था। तो मेगाव्यू दिखाया गया किसको? नक्सलियों को। झारखंड के जो नक्सली थे उनके खिलाफ उनको दिखाया गया मेगाव्यू। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के ऊपर भी एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, काला जंगल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो सीमा है उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान। और इसमें शामिल कौन कौन थे? सीआरपीएफ में राज्य बलों की जो ज्वाइंट कार्यवाही है ना, वो इसमें शामिल थे। इसके अलावा ऑपरेशन महादेव, ये ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर ये एक दूसरे से कनेक्ट है। किस तरीके से कनेक्ट है? ऑपरेशन महादेव कब चलाया गया था? जब पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था ना, जिसमें हिंदू मतलब धर्म पूछ के, हिंदू वगैरह मतलब हिंदू धर्म बताने पर उनको शूट किया गया था लोगों को। तो उस ऑपरेशन के खिलाफ जो आतंकवादी इसमें शामिल थे ना, उनको मारने के लिए श्रीनगर में ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन महादेव। श्रीनगर में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सुधारने के लिए। साथ ही पहले तो उन आतंकवादियों को मारने के लिए तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, लेकिन महादेव के बाद में फिर चलाया गया वो जो सिंदूर था ना, ऑपरेशन सिंदूर। किसके लिए? पाक से बदला लेने के लिए, पाक से जो आतंकवादी जो ठिकाने थे ना, उन पर डायरेक्ट हमला करने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर कब? जो पीओके में थे ना, पीओके पाक का अधिकृत जो कश्मीर है, उसमें आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत की प्रतिक्रियात्मक रणनीति का प्रतीक था। और ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर नाम इसलिए था ना, क्योंकि वो कई मतलब जो न्यू कपल्स थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वहाँ पे पहलगाम में वो घूमने गए थे, तो उनका सिंदूर मतलब उस तरीके से कनेक्ट किया गया था कि अभी उनका सिंदूर भी नहीं मिटना था। मतलब अभी नई नई शादी हुई थी, सिंदूर लगाई था कि उन लोगों ने हस्बैंड वगैरह को धर्म पूछ के मार दिया था ना, तो उसके बेस पे ये नाम निकाला गया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके अलावा ऑपरेशन किलर की बात करें तो लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ विशेष अभियान था। इसमें पुलिस और सेना दोनों की संयुक्त कार्यवाही थी। इसको इतना याद, मतलब मोटा मोटा याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इसराइल में मिसाइल डिफेंस में भारत के पाकिस्तान सीमा पर, मतलब ऑपरेशन शील्ड के नाम से ना दो दो अभियान है, दो ऑपरेशंस हैं, एक इसराइल का एक भारत का। इसराइल में तो जो मिसाइल डिफेंस है ना, उसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। जो डिफेंस मिसाइल जो है की इसराइल की, जैसे हमने रशिया के लिए रखी है मिसाइल डिफेंस S-400, तो उस और जो थार्ड जो है थार्ड यूएसए का हो गया मिसाइल डिफेंस। उसी तरीके से ऑपरेशन शील्ड के नाम से क्या है, जो मिसाइल डिफेंस है इसराइल का, उसका कुछ नाम है। उसके अलावा हमें मैन याद रखना है कि ऑपरेशन शील्ड अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में है ना, तो भारत में पाकिस्तान सीमा पर मॉक ड्रिल एवं दोहरी सुरक्षा रणनीति के लिए ऑपरेशन जो शील्ड है वो चलाया गया था। तो ये कुछ सैन्य एवं नक्सल विरोधी अभियान थे। इसके अलावा कुछ बचाव एवं निकासी अभियान भी भारत के द्वारा चलाए गए थे। तो ये कौन कौन से थे? पहला था जो ऑपरेशन स्वदेश था। स्वदेश कब चलाया गया था? तब ईरान में ये वार स्टार्ट हो गई थी ना, तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारतीय वायुसेना जो एयरफोर्स है ना, उसके द्वारा एवं जो विदेश मंत्रालय है ना भारत का, उसके समन्वय से कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। स्वदेश मतलब ईरान से स्वदेश वापस लाना, ईरान से स्वदेश वापस लाना, ईरान से स्वदेश वापस लाना भी याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा ऑपरेशन सिंधु कब चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु तब चलाया गया था जब इसराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हो गया था। तो युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए सिंधु लेके आया गया। भारतीय नौसेना जहाजों के द्वारा संचालित था, भारत की नौसेना नेवी के द्वारा चलाया गया सिंधु। और स्वदेश का मतलब हो गया ईरान से एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था।
और तीसरा होता है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती कब चलाया गया? हैती, हैती जो है ना उसमें भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए राजनीतिक इनस्टेबिलिटी हो गई, वहाँ पे गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। मतलब यह अभियान चलाया गया था राजनीतिक इनस्टेबिलिटी के चलते हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती इंद्रावती, हैती इंद्रावती, हैती इंद्रावती, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। और इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प कब चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री लुटेरों से बचाव। भारतीय नौसेना के द्वारा जो समुद्री लुटेरों है ना उनसे बचाव। यहाँ तक ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों को भी जो इंडियन नेवी है ना उसने बचाया था किससे? समुद्री लुटेरों से। मानवीय दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह मानव भारत की मानवीय नीति एवं समुद्री शक्ति दोनों का प्रदर्शन करता है। एक तो नेवी की शक्ति तो दिखाता ही दिखाता है, भारत की जो मानवीय नीति है ना कि मतलब मनुष्य को मतलब धर्म से हटकर मनुष्य को प्रायोरिटी देने वाली जो नीति है ना भारत की, उसको दर्शाता है। कौन सा? ऑपरेशन संकल्प, जब पाकिस्तानियों को भी समुद्री लुटेरों से इंडियन नेवी ने बचाया था। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एवं तस्करी विरोधी कुछ अभियान थे। ये इतने मतलब इनको मोटा मोटा याद रखना कि ऑपरेशन दो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो सॉरी होकाई, ऑपरेशन होकाई और ऑपरेशन होक। तो जिसमें अगर आई लगाओ ना, होक के आगे आई लगाओ तो ये मतलब विदेश का चला जाएगा बाहर, मतलब ज्यादा ही आगे देख लिया। सीरिया में चलाया गया था किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा चलाया गया था। क्यों? जो ISIS जो विरोधी अभियान है ना उसके रूप में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक हिस्सा है। उसके लिए सीरिया में अमेरिका द्वारा चलाया गया था ISIS के खिलाफ ऑपरेशन होकाई। और होक सिर्फ होक आ जाए तो होक CBI जो है ना भारत की जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके द्वारा बाल शोषण मतलब जो साइबर तरीके से जो ठगी चल रही थी बच्चों के शोषण की, जो न्यूज़ स्टार्ट होने लग गई थी, आने लग गई थी, तो बाल यौन शोषण के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान था जो भारतीय बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन होप। इसके अलावा ऑपरेशन चक्र 5 भी CBI के द्वारा ही था। और डिजिटल जो अरेस्ट स्कैम स्टार्ट हो गए थे व्हाट्सएप से कॉलिंग वगैरह, न्यूड फोटोज जब सामने आ जाती थी अचानक वीडियो कॉल पे और फिर उसको टॉर्चर किया जाता था, तो ये जो और पुलिस बन के सामने से साइबर मतलब इस तरीके से ऑनलाइन गिरफ्तारी वगैरह से पैसे ठग लिए जाते थे। तो CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चक्कर 5 चक्कर चलाए थे। ऑपरेशन कन्वेंशन, जो कि इसको इस तरीके से याद रख लेना कि मतलब एक चक्कर से काम नहीं चला तो 5 चक्रों में ऑपरेशन चलाए थे इन साइबर ठगों को पकड़ने के लिए जो क्या कर रहे थे? डिजिटल स्कैम कर रहे थे। ऑपरेशन कन्वेंशन यूपी पुलिस के द्वारा चलाया गया अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स एंड तस्करी विरोधी अभियान भी थे इस बीच, जैसे इनका नाम याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के लिए क्रिस्टल फोल्डर्स अंतर्राष्ट्रीय के लिए सफेद पाउडर की तस्करी यानी ड्रग की तस्करी के लिए व्हाइट कैल्डोन और सदर्न स्पीयर दक्षिण भारत तस्करी रूट जो है ना अमेरिका द्वारा चलाया गया था। सदर्न स्पीयर में जो दक्षिण भारत तस्करी रूट है ना उसके लिए तो क्रिस्टल फोल्डर्स, व्हाइट कोल्डोन और सदर्न स्पीयर याद रखना। इसके अलावा फैल्कन जो है हवाई मार्ग से तस्करी के लिए, सीमा पार तस्करी करने के लिए फायर ट्रेल, राइजिंग सन पूर्वी भारत नेटवर्क को तोड़ने के लिए और कामधेनु गो तस्करी संबंधित अपराधों के लिए। तो ये कुछ थे तो ड्रग एवं तस्करी विरोधी अभियान थे। ये मतलब इनको सिर्फ आप एक बार 2 बार सुन लोगे ना तो अगर क्वेश्चन आ ही जाएगा ना तो गलत नहीं होगा, वरना ये मतलब इतना ही है मोटा मोटा इनको ध्यान रखना है, इतना याद रखना नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा सुरक्षा विशेष अभियान कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट हो गई और यात्रा से संबंधित हो गई। जैसे ऑपरेशन शिव चलाया गया था जब अमरनाथ की सुरक्षा के लिए चलाया गया, हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा कब चलाया गया था? केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ मर्यादा, अमरनाथ शिव, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मर्यादा। इसके अलावा ऑपरेशन जो कालनेमी है ना, कालनेमी मतलब छलिया जो बोलते हैं कालनेमी, तो धोखेबाजों एवं ठगों से बचाने के लिए यात्रियों को कॉलनेमी चलाया गया था। कालनेमी ऑपरेशन थे तीनों हो गए धर्म से संबंधित। अदर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऑपरेशन मुस्कान 11 और ऑपरेशन डेविल हंट हो गया, तो बच्चों की तस्करी एवं शोषण के खिलाफ बचाव अभियान जिसमें सैकड़ों बच्चों को रिहा किया गया था। तो ऑपरेशन मुस्कान लाने के लिए बच्चों की अभियान चलाया गया था, 11 हो गया। ऑपरेशन डेविल हंट हो गया तो बांग्लादेश के से जो उपद्रवी एवं अपराधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई एवं सीमा पर सुरक्षा के सहयोग के लिए डेविल हंट चलाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो कि हमने कवर किए। इसके अलावा आपदा राहत में भी, आपदा राहत के लिए भी अभियान चलाए गए थे। ये सबसे इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कई सारे ऐसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे एक तो ये पहला ही देख लो, ऑपरेशन सागर बंदूक कब चलाया गया था? जब श्रीलंका में चक्रवात आया था तो उसमें राहत के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों एवं हेलीकॉप्टरों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। कब? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। सागर बंधु से श्रीलंका याद रख लेना। और नौसेना के जहाजों के द्वारा और हेलीकॉप्टरों के द्वारा श्रीलंका में आई चक्रवात से जो लोग ग्रसित थे ना उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। दूसरा जो है ऑपरेशन सद्भाव है,
जो कि म्यांमार, लाओस एवं वियतनाम में, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहुदेशीय राहत कार्य एवं भारत की कूटनीतिक पहल का प्रतीक है ऑपरेशन सद्भाव। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्रह्मा आपको याद रखना है। म्यांमार में आया था क्या, भूकंप आया था अच्छा खासा, उसमें क्या होता है बहुत सारा नुकसान हुआ था म्यांमार को। तो एनडीआरएफ एवं सेना की संयुक्त टीम बचाव राहत कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार में। इसके अलावा चौथा है ऑपरेशन बैंक की बैकेट। ऑपरेशन बैंक की बैकेट नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए ऑपरेशन बैंक की जो बैकेट है ना, वो चलाया गया था नैनीताल के जंगलों के लिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, सद्भाव और सागर बंधु ये याद रखना है। सागर बंधु, बंधु सागर बंधु श्रीलंका, ब्रह्मा, ब्रह्मा म्यांमार, और ऑपरेशन सद्भाव इसमें लाओस, म्यांमार और वियतनाम हो गया। 4 प्रकार के राहत अभियान 3 देशों में और 1 स्वदेशी, ये अभी हमने कवर किए। तो इसके अलावा ये ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए, जो इम्पोर्टेंट थे वो कवर हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो न्यूज़ में रही, और जीआई टैग्स इस बीच में जो न्यूज़ में रहे थे। पहली बात यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद में मिस्र में अबू शिबल मंदिरों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था। मिस्र के ये जो मंदिर हैं अबू शिम्बल, तो इसकी प्रेरणा से 1972 में पेरिस में विश्व धरोहर सम्मेलन पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। तो फ्रांस में 1972 में ये स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के रूप में अपनाया गया, जो 3 साल बाद में मतलब 1975 में ये लागू हो गया था। भारत ने इसके हस्ताक्षर कब किए थे, भारत ने 2 साल बाद में 1975 में लागू हुआ, 1977 में भारत ने हस्ताक्षर किए, और भारत ने इस कन्वेंशन पर 1977 में हस्ताक्षर किए थे। और अपने जो धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में सक्रिय रहा था। यूनेस्को द्वारा मुख्य उद्देश्य विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना, इसका जो मेन काम हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस प्रकार से बटे हुए हैं, टोटल भारत में 44 जो है ना, वो वर्तमान में यूनेस्को धरोहर स्थल है। अभी जो लेटेस्ट था वो अभी हम देख लेंगे नीचे उसके बारे में, जिसमें 36 तो कल्चरल है, और जो नेचुरल है प्राकृतिक है वो 7 हैं, और जो एक है वो मिश्रित है, जो एकमात्र 2016 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क में जो मतलब सांस्कृतिक और कल्चरल दोनों है। तो अगर क्लासिफिकेशन एक एक भी पूछे ना, कल्चरल कितने हैं, सांस्कृतिक कितने हैं, मिक्स कितने हैं, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो अभी आप बता सकते हो 47 हो गए, और सॉरी 44 हो गए। इसके अलावा अब कुछ अभी जो हैं कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना है मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है ना, ये लेटेस्ट है, जो 44वां भारत का स्थल बना है। 12 किले हैं इसमें शामिल, 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य विरासत का प्रतीक। तो इसमें ना एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये जो एक है तमिलनाडु में है, पहली बात तो सारे महाराष्ट्र में नहीं है, और एक है जो तमिलनाडु में, ये तो रखना ही है। इसके अलावा जो उसका नाम क्या है ना, चलो ये आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताना, और नहीं आता है तो मैंने ही एक 10 से 15 मिनट किए जिसमें स्पेशल मैंने ये यूनेस्को के नाम से, यूनेस्को जीआई टैग कृधा एजुकेशन आप डालोगे ना तो मिल जाएगा। आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, मतलब चैनल को विजिट कर सकते हो, तो उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, इसको भी वहाँ से देख सकते हो। तो उसका नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, कौन सा है वो जो एक है जो। तो याद रखना ये महाराजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनके द्वारा बनाए गए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। इसके पिछले ही साल मतलब 2024 में एक मोइदम ऑफ चेराइजियो असम के हैं। ये है क्या, जो ये 43वां स्थल घोषित किया गया था, उसको अहोम जो वंश था, मतलब असम का जो अहोम वंश था, उसमें जो दफन परंपराओं से संबंधित राजस्थान के समान ढलान वाले टीलों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मोइदम क्या था, जो अहोम राजवंश है ना, उनके जो जिनको कब्रिस्तान बोलते हैं ना, वही है मोइदम, ठीक है। ये तो, और इसके अलावा 2021 में काकते रुद्रेश्वर मंदिर को, जो रामप्पा मंदिर अपने अनोखी ब्रिक्स तकनीकी एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, उसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। इसके अलावा धोलावीरा को शामिल किया गया था 2021 में। तो गुजरात में स्टेट आईवीसी का एक प्राचीन नगर जो जल प्रबंधन के लिए अपना विश्व प्रसिद्ध है, धोलावीरा, इसको 2021 में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है, तो इस तरीके से पूछ सकता है ना, क्वेश्चन की ऑप्शन दे दिया और ऐसे बोलते हैं कि इनमें से कौन सा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, या फिर 3 गलत दे दे, ऐसे पूछ रहे कौन सा इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। 2023 में 2 शामिल किए गए थे, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। शांति निकेतन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कला संस्कृति एवं शिक्षा का केंद्र है, इंटरनेशनल स्तर पर फेमस है। तो शांति निकेतन। और दूसरा है होयसल के जो मंदिर समूह है ना, जो कर्नाटक में, जो बेलूर और हेलीबीडू और जो सोमनाथपुरम है कि ये मंदिर पत्थर एवं नक्काशी के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल आगरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया था, 1983 में। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की हो गई। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, हम्पी के स्मारक कर्नाटका में।
तो हम्पी के जो स्मारक है ना, उनकी स्ट्रक्चर मतलब किस नोट पे, 10 के पे, 20 के पे, 50 के पे, 100 के पे, या किस के पे, 500 पे, वो आपको बताना है। किस हम्पी के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो पहिए वगैरह, तो वो किस नोट पे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, एलिफेंटा मुंबई में, पश्चिम घाट को भी इसमें शामिल किया गया, और सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा काजीरंगा, वो तो आपको याद रखना ही है, वो मिश्रित हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे। अब हम जीआई टैग पे चले। तो जीआई टैग की बात करें तो इसका मतलब ये होता है ना, मीन क्या होता है जीआई टैग का, तो कोई टैग है, कोई उत्पाद है किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में, मतलब कि आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई उत्पाद है, और वो उसकी उत्पत्ति में विशिष्ट गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा के आधार पर उसको जीआई टैग दिया जाता है, उसको विशेष अनुमति दी जाती है मतलब। और ट्रिप्स के एग्रीमेंट के तहत आर्टिकल 22 के तहत दिया जाता है। इसके दो सिस्टम होते हैं जीआई टैग कैसे कैसे, एक तो पीडी होता है, एक पीजीआई होता है। पीडी होता है ना, प्रोटेक्टेड डिजाइन डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि कोई भी उत्पाद है ना, उसका हर चरण में जैसे भी विकसित हुआ हो, चाहे हर चरण में उसी विशेष क्षेत्र से होना चाहिए, मतलब कंप्लीट जितने भी चरण है ना, वो जिस क्षेत्र में हम जीआई टैग दे रहे हैं ना, उसी क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। इसके अलावा जो पीजीआई है, पीजीआई मतलब प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब होता है, भारत इसे अपनाता है, उत्पाद का कोई भी एक प्रमुख चरण इसे भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है। इसके अलावा जीआई टैग एक्ट है ना, 1999 में लागू किया गया था जीआई टैग एक्ट, और इसके तहत भारत का जो उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय है डीपीआईआईटी के द्वारा यह जीआई टैग संबंधित, और कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए वैध होता है। किसी भी चीज को जीआई टैग दे दिया ना, वो 10 साल के लिए वैध होगा, और मतलब इसको फिर 10 साल बाद में इसको रिन्यू किया जा सकता है, इसको नवीनीकृत किया जा सकता है। तो ये जीआई टैग के बारे में पूछता है। भारत में पीजीआई सिस्टम अपनाया जाता है कि किसी भी चरण में कोई भी एक, ऐसा नहीं है कि सारे चरण ही उस क्षेत्र में स्टार्ट हो जाए, मतलब कैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई अचार वगैरह है, उसको पहले उसकी मतलब कोई उसका जो फल है, फल या जो भी जो है फल सब्जी जो भी है, उससे हम अचार बना रहे हैं। तो पीडीओ का मतलब क्या हो गया कि वो फल उगना भी वहीं पे चाहिए, वहीं पे उसका प्रसंस्करण भी वहीं पे होना चाहिए, वहीं पे उसका अचार बनना चाहिए, वहीं पे पैक होना चाहिए, मतलब सारे चरण उसी क्षेत्र में होने चाहिए। लेकिन भारत में जो पीजीआई अपनाया गया, इसका मतलब ये है कि चाहे वो फल कहीं से भी लेकर आया गया हो, चाहे उसका जो प्रसंस्करण है वो कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन अगर अचार को जीआई टैग दिया और अचार वहाँ जिस क्षेत्र में बन रहा है ना, तो उसको जीआई टैग दे सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स कौन कौन से रहे हैं इस बीच, उनको हम देख लेते हैं। तो राज्यवार प्रमुख जीआई टैग मैंने राज्य के अनुसार देखो तो जो सांगरी है ना, सांगरी राजस्थान से संबंधित है। एक प्रकार का ये फल है, सूखा प्रतिरोधी है, मतलब कि जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है ना उसमें लगता है। एक मीठा मीठा एक सूखा ड्राई फ्रूट्स की भांति एक पेड़ होता है जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में इसकी खेती जाती है। तो राजस्थान की सांगरी हो गई। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारस की जो सेनाई हो गई, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने की कला से प्रेरित थी। इसके अलावा बनारस में बनारसी तबला हो गया, जो कथक नर्तक पूरब घराना संगीत परंपरा से जुड़ा था। इसके अलावा लाल भैरवा मेरठ का बिगुल को भी जीआई टैग प्राप्त है, किसमें, बनारस की सेनाई, बनारसी तबला, लाल भैरवा मिर्च और मेरठ की बिगुल हो गई, इनको भी जीआई टैग प्राप्त है। आपके क्षेत्र में नहीं तो आपके जिले में, किसी भी कोई भी, अगर जिला नहीं तो आपके स्टेट का कोई भी जो सबसे फेमस है ना जीआई टैग जो है ना, किस मतलब जो जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को दिया गया है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो आपको लगता है, उसका आपको नाम जरूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा, ये आपको मैंडेटरी है, अनिवार्य मानो आप। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो कलाड़ी, कलाड़ी क्या है, कलाड़ी एक दूध पारंपरिक जो दूध है ना, दुग्ध जो है ना, उसका उत्पाद बना होता है, एक लचीली बनावट होती है, स्ट्रक्चर विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध होता है, और ये विशेष गाय के दूध से बनता है, विशेष गाय एवं भैंस के दूध से बनता है। देखो इस तरीके से होता है कलाड़ी। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा ये सेनाई को आप देख लो, और ये सांगरी देख लो। बस इतना टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा अब कुछ अन्य की बात करें तो पूर्वोत्तर की बात करें। पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर एवं पूर्वी भारत में केरल में कन्नड़ी पिया, इसको दक्षिण में रख सकते हो ना, कि जो कन्नड़ पिया है ना, कन्नड़ पिया एक प्रकार की पारंपरिक चटाई है। पारंपरिक चटाई किससे बनाई जाती है, कन्नड़ पिया, जूम कर देता हूँ मैं, ये लो, बांस से बनी एक पारंपरिक चटाई होती है जो सर्दियों में तो गर्म रहेगी, और गर्मियों में क्या रहती है, सर्दी मतलब ठंडी रहती है। कौन, कन्नड़ी पिया क्या है, एक केरल में बनाएगी एक प्रकार की पारंपरिक चटाई होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इसको गोनल, गुरनेर, संदेश या खजूर के गुड़ एवं छेना, ये वेस्ट बंगाल से संबंधित कुछ जीआई टैग्स हो गई। इसमें कमरपुकुर व्हाइट बोंडे, छाना बोरा, विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, राघुनी पागल चावल और मालदा निस्तारी सिल्क, ये 4-5 जो है वो पश्चिम बंगाल के जीआई टैग। और मेघालय की रंडिया सिल्क,
जो प्राकृतिक रंगों वाली होगी। इसके अलावा खासी हैंडलूम जो स्वदेशी जनजातीय वस्त्र परंपरा है, तो ये मेघालय का क्या है, जीआई टैग है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ जीआई टैग्स हैं, जिसमें तेलंगाना का हो गया वारंगल चपाट मिर्च, इंपॉर्टेंट है वारंगल चपाट मिर्च। तो टमाटर के आकार की चमकदार लाल मिर्च हो गई। इसके अलावा तमिलनाडु में हो गए ना, तो वे जो वरयूर कॉटन साड़ी, काविंद पट्टू नट्टू सकरी जो रासायनिक रसायनों से मतलब इसमें रसायन नहीं होते, गुड़ है एक प्रकार का। थुयम, थुयम क्या है, थुयम मल्ली चावल, इसको मोती चावल भी बोलते हैं। इसके अलावा नक्कलम मक्कल पाती रंगल, बर्तन हो गया अम्बा समुद्रम चप्पू सामान, पारंपरिक खिलौने। चूंकि अगर अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्र से राज्य चूज करके ऑप्शन देगा ना, तो अपना नेम से भी सही करने के आपके ज़्यादा चांस होंगे कि ये भाई दक्षिण का सा नाम लग रहा है, साउथ में जिस तरीके के नाम होते हैं उस तरीके से। इसके अलावा सिक्किम का भी है लेपचा वाद्य यंत्र, 3 तारों वाला वाद्य यंत्र, पुम तुंग पुलित। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये सर्च करना है जो भी। गुजरात का एक मार्बल है, मार्बल संगमरमर का बना हुआ, उस मार्बल का क्या नाम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो चूंकि जीआई टैग हो गया, यूनेस्को हो गया, ऑपरेशंस हो गई हमारी, अब हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, क्योंकि इनसे है ना क्वेश्चन पूछता है। उन 8 से 9 सालों में 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि सीधे नोबेल पुरस्कार से डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन। और चूंकि सीएससी 2026 का भी जो पेपर हुआ था ना प्रीलिम्स, उसमें भी ये पूछा गया था, और उसमें इस तरीके से पूछा गया था कि वो जो प्रोफेसर था जिनको जीआई टैग दिया गया था, वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या करते हैं उस टाइम पे जब उसको जीआई टैग दिया गया था। तो मैंने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है इन नोबेल पुरस्कार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएससी वो ऊपर ऊपर तो पूछने वाला है नहीं। तो बिना देरी किसको देखते हैं, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट ये आ सकता है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें शांति साहित्य, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, चिकित्सा शास्त्र, इमारत शास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया। मूल रूप से इसमें 5 क्षेत्र थे, बाद में शामिल किया गया था इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो ये किस किस को दिया जाता है, ये दिया किस लिए जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए असाधारण योगदान दिया है, उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। और अब हम शुरुआत करते हैं पहले वाले से, पहले वाले नोबेल पुरस्कार से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत जोर दे के पढ़ाया था। जब अलग से इसका वीडियो है, आपको अगर आपके पास टाइम है और आप चाहिए, आपको चाहते हैं कि कुछ और अच्छे से आपको और थोड़ा और डिटेल्स में जाने, तो ज़्यादा बड़े नहीं है ये सारे सारे, कोई 15 मिनट का है, कोई 13 मिनट का है, कोई 17 मिनट, कोई 20 मिनट, मैक्सिमम 20 भी नहीं है। तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नोबेल नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार आपको सबसे ज़्यादा क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जिसको मिला है ना, पहली बात तो वो वेनेजुएला की थी, और वेनेजुएला तो इस साल चर्चा में रहा है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशंस में बताया था। और जो एब्सोल्यूट रिजोल्व जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व, वो उसी जो तानाशाह था जिसको अमेरिका ने उठाया था, उसी के खिलाफ ये लड़ रही थी। ये जिनको ये दिया गया था, इनका नाम था मारिया कोरिनो मसादो, MACHADO ऐसे कुछ है। मचादो भी हो लिखा हो तो भी कोई मतलब गलत नहीं होगा, मसादो मशादो। वेनेजुएला की है, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह एक राजनेता थी और मानव अधिकार कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए अथक संघर्ष किया है। इनकी पृष्ठभूमि यही है कि मसादो वेनेजुएला की एक प्रमुख विपक्षी नेता है, जो लंबे समय से सत्तावादी शासन के खिलाफ आवाज उठा रही थी। और इन्होंने उपलब्धि इनकी ये थी कि वेनेजुएला के नागरिकों के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत थी। मतलब ये चाहते थे कि तानाशाह के लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाए किसमें, वेनेजुएला में। और जो महत्वपूर्ण, यह पुरस्कार लैटिन अमेरिका की लोकतंत्र की लड़ाई की वैश्विक मान्यता प्रदान करता है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है। तो लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध मतलब लाने के लिए ये इनके जो प्रयास है ना, उनके चलते इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि न्यूज़ वायरल हुई थी बाद में आगे चल के कि इन्होंने जो ये था चूंकि शांति वाले नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने कम प्रयास थोड़ी किए थे, वो चाहते थे कि उनको मिले, तो उनको मिल नहीं पाया था, तो बाद में इन्होंने उनको मतलब केस सौंप दिया था। लेकिन नाम तो फिर भी इन्हीं का ही रहा होगा ना। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025, साहित्य का पुरस्कार की बात करें, साहित्य का किसको दिया गया था, तो लास्लो क्रेस्ज़ानहोरकाई को दिया गया था। लास्लो क्रेस्ज़ानहोरकाई को दिया गया था। कौन थे ये, हंगरी के, कहाँ के, हंगरी के महान लेखक के उपन्यासकार थे, और इनको साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था, ये अपनी जटिल भाषा शैली, दार्शनिक गहराई, मानवीय अस्तित्व की पड़ताल के लिए विश्व भर में जाने जाते थे। उनकी जो रचनाएं थी यूरोपीय साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कृत कृतियों में गिनी जाती है। इसके अलावा हंगरी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार थे, जटिल एवं दार्शनिक लेखन शैली में यूरोपीय साहित्य की जो है अग्रणी स्तंभ के रूप में ये आगे चल के
मतलब उनके लिए फेमस थे यूरोपीय साहित्य के अग्रणी स्तंभ के रूप में। तो लास्लो क्रस्जनहोर्कोई हंगरी के लेखक के महान उपन्यासकार को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 3 लोगों को मिला था, कुसुम किटागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम याजुयागी है। उमर एम यागी इन 3 लोगों को मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, एमओएफ के विकास के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। और ये काम क्या होता है? एमओएफ है क्या? ये इसका उपयोग होता है गैस भंडारण में, जल शुद्धिकरण एवं दवा वितरण जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। एक प्रकार की विशेष सामग्री होती है। तो कुसुम किटागावा को क्यों दिया गया था? क्योंकि जो एमओएफ है ना, मेटल ऑर्गेनिक जो फ्रेमवर्क, उसका प्रारंभिक विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी किसने? सुसुम किटागावा जापान। और रिचर्ड रॉबर्टसन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और एमओएफ जो संरचनाओं के डिजाइनिंग में योगदान के लिए, और उमर एम यागी के लिए बाद में उन्होंने व्यवहारिक अनुप्रयोग किए थे एमओएफ के। तो इन तीन तीन लोगों को मिला था। किसके लिए? एमओएफ के लिए। एमओएफ में ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए 3 लोगों को केमिस्ट्री का। इसके अलावा मेडिसिन का जो है चिकित्सा क्षेत्र का है, शरीर क्रिया विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार किसके लिए किसको मिला था? वो भी ये भी 3 लोगों को मिला था। क्यों मिला था? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ना, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की पर क्रांतिकारी खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पुरस्कार दिया गया था। और खोज क्यों की गई थी? यह ऑटो इम्यून रोग है और एलर्जी के उपचार के लिए नए रास्ते खोलती है जो खोज है ना, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जो है यह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं एवं ऊतकों पर हमला करना बंद कर देती है। जो स्वयं के उत्तक है ना, उन पर हमला करना बंद कर देगी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा। और यह कुछ कैंसर के लिए, ऑटो इम्यून रोगों के उपचार के लिए मतलब एक क्रांति ला सकती है। इसीलिए इन 3 लोगों को मैरी इब्रेकोफ जो कि यूएसए से है, और जो है फ्रेड रोमेस्टेल, मैरी इब्रेकोफ ये यूएसए से, और सिकोम साकागुची जापान से, इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, की खोज के लिए, क्रांतिकारी खोज के लिए। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स की बात करें, फिजिक्स का मिला था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए जॉन क्लार्क ब्रिटेन के, माइकल एच डेवोरेट फ्रांस के, जॉन क्लार्क ब्रिटेन के, जॉन एम मार्टिनिस अमेरिका। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एवं एनर्जी क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। यह खोज क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो किन किन को? जॉन क्लार्क ब्रिटेन, माइकल एच डेवोरेट फ्रांस, जॉन एम मार्टिनिस अमेरिका। खोज क्या की थी? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटनाइजेशन। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए कब किन किन को मिला था? जोएल मोरेल यूएसए के थे, फिलिप अगियन जो थे फ्रांस के थे, पीटर होवेट कहाँ के थे? कनाडा के थे। तो जोएल मोगेर अमेरिका, फिलिप अगियन फ्रांस, पीटर होवेट कनाडा को यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया है कि कैसे नई तकनीकें निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ा रही है। जो नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं वो आर्थिक विकास को किस तरीके से बढ़ावा दे रही हैं। इसके विकास के लिए शोध रणनीति नीति को तकनीकी प्रगति में आर्थिक विकास के लिए इस संबंध में मदद की मिलती है। तो किन किन को? ये 3 हो गए, एक अमेरिका से, एक फ्रांस से, कनाडा से। इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे नोबेल पुरस्कार कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की बात कर लें तो भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे पद्म पुरस्कार दिए गए 2026 में 131, मतलब 131 जो पुरस्कार है ना, जिनमें 5 विभूषण पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे, और 113 पद्मश्री पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो 131 बांटे गए। इसके अलावा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया 2026, जो कि हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। तो ये अवार्ड कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? 2026 वाला डॉक्टर श्रीनिवास राव को ये दिया गया था। इसके अलावा 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 की बात करें तो तमिल कवि थे आर वेरातु को मिला। 59वां अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला। तो तमिल कवि आर वेरातु को ये अवार्ड मिला था 60वें नंबर का 2025 का, और 59वां मिला था विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 दिया गया। किसको? मलयालम फिल्म के महानायक मोहनलाल को 2025 का मिला था। मोहनलाल को किसके लिए? मलयालम फिल्म जो थी उसके महानायक थे। सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और 2024 वाला जो मिथुन दादा जो थे, मिथुन चक्रवर्ती, उनको दिया गया था। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो भारत के राष्ट्रीय अवार्ड थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शंस जिससे आपको अगर अवार्ड से क्वेश्चन आए तो एक तो 90% तो चांस है फिल्म एंड संगीत पुरस्कार से आएगा, और 8 9 90 हो गए टोटल, 7 to 8% नोबेल पुरस्कार से आएगा,
और बच्चे कुछ 3 से 4 वो अनसर्टेन है, उसमें हम जो कर रहे हैं उनसे आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ ऐसा ही आएगा जो शायद किसी को ना आए, या फिर उसको आएगा जो कि फिर जिसने पूरे साल भर एक एक अवार्ड को छोटे से बड़े सारों को कवर किया है। तो फिल्म एवं संगीत अवार्डों की बात करें तो ऑस्कर 2026 का जो ऑस्कर अवार्ड था वो किस फिल्म को दिया था? बेस्ट फिल्म थी वन बैटल आफ्टर अनोदर, एक के बाद एक, वन बैटल आफ्टर अनोदर को दी गई। और बेस्ट एक्टर कौन था? जो माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बैकले को ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया 2026 को। बेस्ट ड्रामा था दैपिट को बेस्ट ड्रामा अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब 2026। और बेस्ट म्यूजिक एंड कॉमेडी के लिए वन बैटल आफ्टर अनोदर को दिया गया 2026 का। इसके अलावा बाफ्टा अवार्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बेस्ट फिल्म तो वही थी वन बैटल आफ्टर अनोदर, देखो वन बैटल आफ्टर अनोदर, इसको ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब 2026 में मिला है, और बेस्ट फिल्म का बाफ्टा अवार्ड भी मिला है। बाफ्टा अवार्ड का मतलब होता है ब्रिटेन में दिया जाता है ये। तो किस जो भारत की एक फिल्म थी बोंग, जो मणिपुर से संबंधित थी, जो कि मणिपुर वैसे न्यूज़ में रहा, उसकी पहली भारतीय फिल्म थी मणिपुर का बोंग। पहली भारतीय फिल्म जिसको बाफ्टा में चिल्ड्रन का अवार्ड मिला था, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। तो बोंग याद रखना है, मणिपुरी फिल्म, ठीक है, भारतीय फिल्म थी, बाफ्टा अवार्ड 2026 जीता, ये आएगा तो। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेबी टेरर मोस्ट फोटोज जो है ना एल्बम ऑफ द ईयर, इसको अवार्ड मिला है। बेस्ट ऑडियो बुक जो दलाई लामा की थी, इसको मेडिटेशन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी 2026। इसके अलावा फिल्म फेयर से क्वेश्चन आता है, बेस्ट फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? फिल्म फेयर जिनको अवार्ड मिला है वो किरण राव को मिला है। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड, ये देखो आपकी चहेती फिल्म 12th फेल को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड जो था 2025 का। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, और विक्रांत मैसी दोनों को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ये कौन से थे? नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 हो गए। खेल एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट अवार्ड, जैसे बेलन डी और 2025 ओस्मानी डेम्बले पुरुषों का मिला है, और एस्ताना बोनमाती महिला का मिला है। इसके अलावा स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसको मिला है? ये कावे मदानी को मिला है, कहाँ के थे? ईरान के। और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए अवार्ड मिला है। एक साइड में युद्ध चल रहा था, एक साइड में अवार्ड जीत रहे थे कावे मदानी साहब। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन स्मृति मंधाना क्रिकेटर को यह सम्मान मिला। इसके अलावा टाइलर प्राइज मिला डॉक्टर टोबी केस को सम्मानित करने के लिए, टाइलर प्राइज। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रेशा जो मार्शल है उसकी शांति मानव अधिकारों के लिए मिला। ग्रेसा मार्शल को शांति मानव अधिकारों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी और ऑर्डनरी, मतलब कि उनको रैंक मिली थी, एक ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली, किसको? नीरज चोपड़ा जी को। तो ये कुछ अवार्ड थे जो इम्पोर्टेंट खेल पर्यावरण में विशेष अलग से इम्पोर्टेंट सम्मान थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कुछ अवार्ड्स आपको याद रखने के लिए, बहुत सारे देशों में भी उनको वहाँ के शिखर सम्मान मिले हैं। तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला है। और इसके अलावा इथोपिया का सर्वोच्च निशान ऑफ इथोपिया, ये भी उनको मिला है। अगर ये आता है तो आप आसानी से कर लोगे, इथोपिया का नाम इसमें ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करें 2026 में कुछ से, हाँ अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया, हमारा अवार्ड खत्म हो गए। तो इम्पोर्टेंट जो समिट्स हुई है ना, वो कहाँ कहाँ हुई है 2025-26 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में है पहला, 17वीं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि वो होने वाला है भारत में 2026 में भी होने वाला है, मतलब किसकी तैयारी चल रही है अभी जोरों शोरों से। तो 17वां ब्रिक्स कहाँ पे? ब्राजील रियो डी जेनेरो। और 18वां जो इस साल होने वाला है वो भारत में होगा। वैश्विक शासन, यूएनएससी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, सुधार न्याय संगत व्यवस्था, ये मतलब वित्त तकनीक के लिए बीएमजी पायलट और डॉलर निर्भरता कम करना, ये इसके कुछ गोल हैं। स्वास्थ्य को भी टीबी उन्मूलन जो साझेदारी है उस पर बल दिया जाता है। जलवायु वित्त में ब्रिक्स कार्बन बाजार साझेदारी। और सीबीएम जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपीय यूनियन के द्वारा अपनाया जाता है ना, उसका ये विरोध करते हैं। ब्रिक्स शांति सुरक्षा की बात करते हैं। तो ये ब्रिक्स सम्मेलन था जिसके कुछ मेन बातें थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा एससीओ समिट हुआ 25वें नंबर का एससीओ समिट हुआ। उसके बारे में देखो तो हुआ कहाँ पे? तियानजिन चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ एससीओ का समिट? तियानजिन चीन में। शी जिनपिंग इसके अध्यक्षता थे। अगले अध्यक्षता किर्गिस्तान में, मतलब अगला जो है ना वो होने वाला किर्गिस्तान में। लाओस को भागीदारी दर्जा मिला। कुल 27 देश से 10 सदस्य 17 भागीदार हो गए।
तियानजिन घोषणा पत्र, जिसमें पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की निंदा की कि दोहरे मानदंड खारिज कर देंगे। बहुपक्षीय ध्रुवीय भारत में जीजीआई, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। जीजीआई वन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप जीजीआई के पहल की बातें हुई। आर्थिक बात करें तो एक तरफा प्रतिबंध विरोध एससीओ विकास बैंक, मतलब एससीओ विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था इसमें, किसमें, एससीओ समिट में। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर की अपन बात करें, आसियान इंडिया एपेक शिखर सम्मेलन हो गया। आसियान का और मतलब कि पहले तो आसियान देखे तो 22वें नंबर का आसियान शिखर समिट इंडिया कुआलालंपुर में हुआ है, और तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बना था। कार्य योजना थी 2026 से 30 तक समुद्री सहयोग वर्ष अपनाया गया था। तो 2026 को कौन सा वर्ष, समुद्री सहयोग वर्ष। क्वेश्चन पूछा भी गया था, सीएससी में पूछा गया था सर, कहा था कि 2029 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो 2026 को, 25 को, 27 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया, इस तरीके से। तो एआईटी का समीक्षा पर्यटन विकास 2025 पर बल दिया गया। नालंदा में दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र प्रस्तावित फिनटेक सेमीकंडक्टर साइबर सुरक्षा पर सहयोग पर बल दिया गया। इसके अलावा एपेक जो है, ग्योंगजू दक्षिण कोरिया, ग्योंगजू घोषणा डिजिटल परिवर्तन एवं समावेशी विकास के लिए एपेक एआई की एक पहल है। 2026 से 30 तक चीन दक्षिण कोरिया मुद्रा दरी बदली नवीकरण के लिए पुत्र नियोजन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये याद रखना कि ग्योंगजू घोषणा पत्र किससे संबंधित, किस देश से संबंधित है, तो चाइना से संबंधित है, बस इतना याद रखना है। सॉरी, दक्षिण कोरिया से संबंधित है, सॉरी, तो दक्षिण कोरिया से संबंधित ग्योंगजू घोषणा पत्र, ठीक है, इतना याद हो जाएगा तो आपका काम हो सकता है। इसके अलावा गाजा शांति शिखर सम्मेलन, ये यूएसए के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के जो चले हैं ना, उसके द्वारा लाया गया था। ये स्थान तो शेख अल शेख, सॉरी, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। सह जो अध्यक्ष थे ट्रंप थे, इसमें अल सीसी जो थे इसके सह अध्यक्ष थे। और 20 सूत्री शांति योजना लाई गई, इसमें हमास निशस्त्रीकरण करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बातें हुई। फिलिस्तीन को नहीं हटाया जाएगा, इजराइल ने कब्जा भी नहीं करेगा फिलिस्तीन पर, दो राज्य गारंटी नहीं, स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक गारंटी नहीं दी जाएगी इसमें। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी ना, उनमें से एक है मानवीय सहायता, अप्रबंधित भोजन, दवा, ईंधन, युद्ध विराम को कार्यान्वित किया जाएगा। भारत का रुख में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की उन्होंने सराहना की थी, ताकि गाजा पट्टी में क्या हो सके, शांति हो सके, शांति हो सके। इसके लिए भारत ने इसका पक्ष लिया है, कुल मिला के बात ये सोचो। इसके अलावा विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ कहाँ पे था, क्योंकि सीएससी में इस प्रकार का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नई दिल्ली में हुआ था ये। स्वच्छता, गरिमा एवं ग्रह के लिए सामूहिक जिम्मेदारी इसकी थीम थी। ओडीएफ प्लस प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री, सॉरी, इसकी फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से ही है, मतलब कि खुले में शौच मुक्त, है ना, उससे मुक्ति, ओडीएफ होता है। इसमें पंचायत घोषित कर दी जाती हैं, जो इनमें सभी पंचायतों में, मतलब कि पंचायत के प्रत्येक घर में क्या हो जाए, लेट बाथ वगैरह बन जाए। चक्रीय अर्थव्यवस्था, टॉयलेट पास है, मैं ही साफ हूँ अभियान चलाया गया था, इसका नाम था विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन हो गया। इसके अलावा 20वां G20 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, क्योंकि ये एकमात्र अभी तक का एक सम्मेलन है जो यहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका का पहला G20 शिखर सम्मेलन हो गया है। चीन, रूस, अमेरिका के शीर्ष नेता इसमें अनुपस्थित थे, मतलब चीन के, रूस के, अमेरिका के, इन बड़े बड़े देशों के जो मेन लीडर्स थे ना, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। 122 अंश थे जो सर्वसम्मत घोषणा के द्वारा इनको मतलब पारित कर दिया गया था। अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्यता, यूएनएससी में सुधारों की बात की थी। मिशन 300 चलाया गया था। इसका मतलब था कि 2023 तक 30 करोड़ को बिजली प्रदान की जाएगी। किसमें, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, मतलब साउथ अफ्रीका, अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप में 30 करोड़। ऋण राहत की बात की गई, 1.8 ट्रिलियन संकट के टाइम पे ऋण देने की बात की गई। किसको, दक्षिण अफ्रीका को। महिला सशक्तिकरण की बात की। नीलशील मंडेला बे लक्ष्य, नीट 5% कम करना, टैक्स है ना, एक प्रकार का टैक्स है नीट, उसको 5% तक कम करने की बात की गई। तो G20 का जोहान्सबर्ग समिट आपको याद रखना, कौन से नंबर का था, 20वें नंबर का। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पे, अफ्रीका में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारत में हुई समिट है, इससे पहले ये यूके में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, तीसरे नंबर पे भारत में हुई थी। तो लोक स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन पर, गृह से जलवायु कार्यवाही एवं आर्थिक विकास, शासन एवं रोजगार पर बल देती है। और हुई कहाँ पे थी, भारत मंडपम जो नई दिल्ली है ना, उसमें हुई थी। इसकी थीम जो थी वो थी पीपल, प्लेनेट, प्रगति, प्रोग्रेस, मतलब 3P जो थी इसकी फैल थी, PPP। सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय के ऊपर काम करते हैं। साउथ, ग्लोबल साउथ का पहला है।
24 घंटे में मतलब इसमें 2,50,946 AI जिम्मेदारी प्रतिज्ञा हुई कि AI की जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा हुई। किसने हुआ ना, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसने। और दिल्ली में AI घोषणा पत्र, समावेशी विकास एवं शासन में AI की जिम्मेदार AI शासन की बात की गई घोषणा पत्र में। तो ये इसका घोषणा पत्र था। इसके अलावा COP30 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलेम में हुई थी। बेलेम कहाँ पे, ब्राजील में। इसको अर्थ समिट 2025 भी बोलते हैं, सॉरी बेलेम में हुई है। 29 में क्या था, एडप्शन वित्त को 3 गुना, 29 निर्णय लिए गए इसमें बेलेम पैकेज में। और 39 निर्णय लिए गए और अनुकूलन वित्त को 3 गुना किया गया। जितना मिल रहा था ना उसका तीन तीन गुना मिलेगा, ताकि अपने कार्य का दायरा बढ़ा सके। इसके अलावा बेलम जो है फॉरेक्स प्रतिक्रिया टिकाऊ ईंधन के लिए भारत का रुख है ना, इसको लेके CBDRR से सिद्धांत विकसित देशों के अनुदान आधारित CBAM का विरोध किया, मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भारत ने विरोध किया था। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और उस सिद्धांत को भारत ने क्या किया, उसको मतलब सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था। इसके अलावा अर्थ समिट जो हुई थी गांधीनगर में हुई थी, नाबार्ड और IAMAI के द्वारा डिजिटल KCC पास सहकारी टैक्सी, मतलब जिसमें 51,000 से अधिक ड्राइवरों के लिए ये अर्थ समिट स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण नवाचार को इसमें बल दिया गया था कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण में सहकारी बीमा ग्राम स्वराज से उत्पन्न होती है। तो अर्थ समिट कहाँ पे, गांधीनगर। नाबार्ड भी COP30 पहले ब्राजील में होगा, और ये भी यही चल रहा है। भारतीयों के रायसीना जो डायलॉग्स हैं, भारत और EU के बीच में भी कुछ सम्मेलन हुए थे, जैसे मोदी, कोस्टा, वॉन डेर लेन, ये अध्यक्षों के नाम है। उनके बीच में नई दिल्ली में हुआ था। अभी तक के समझौते की जननी बोलते हैं इसको, मदर ऑफ ऑल जितने भी MOUs हुए हैं उनकी। 90% शुल्क कटौती, 2 अरब लोगों को बाजार की सुविधा, रक्षा सुरक्षा साझेदारी, हिंदू प्रशांत सुरक्षा के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल शासन और आपूर्ति श्रृंखला, ये इसके मेन मोटिव रहे हैं। EU के साथ जो भारत का FTA हुआ है ना उसका, इसको ऑल जितने भी FTA उनकी मदर बोलते हैं। इसके अलावा 11वां जो रायसीना संवाद हुआ था वो कहाँ पे हुआ है, क्योंकि रायसीना डायलॉग हर साल होते हैं, और नई दिल्ली में हुआ है। इसमें 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी इसमें शामिल थे। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका विषय था अभिकथित समायोजन उन्नति, विज्ञान कूटनीति पहल, AI कंडक्टर, DBP, बहुदूरीय व्यवस्था, बहुदूरीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक दक्षिण। ये रायसीना संवाद के कुछ थीम थे। थीम तो विषय संस्कार, अभिकथन, समायोजन एवं उन्नति था, याद रखना। SDI, AI कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, DPI और वैश्विक ध्रुव व्यवस्था, वैश्विक दक्षिण की बात करता है। तो 11वां रायसीना संवाद हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो थोड़े मोटे मोटे आपको याद रखने हैं। 9वें नंबर का हिंद महासागर का सम्मेलन हुआ जो मॉरिशस में हुआ था। विषय था इसका सामूहिक प्रबंधन। इसका विषय था समुद्री सुरक्षा, भारत मॉरिशस ऊर्जा को समझौता था, एक प्रकार का सागर विजन, और बांग्लादेश का सार्क पुनर्जीवित करने का इसमें आह्वान किया गया था। इसके अलावा एक और है, अंतिम जो था, अंतिम इम्पोर्टेंट हो गया सांता क्लारा जलवायु सम्मेलन कोलंबिया में। 57 कंट्रीज हो गई, विश्व GDP का लगभग 50% भाग है इसमें। सांता मार्टा जीवाश्म ईंधन से दूर, एक पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो जीवाश्म ईंधन से दूर रह के बात करता है। विश्व GDP का लगभग 50% हो गया 57 देशों में, जो देश हैं। जीवाश्म ईंधन को अप्रसार संधि समर्थन के रूप में फ्रांस में 2030 तक, 2045 तक तेल, कोयले को 2030 तक, तेल को 2045 तक, और 2050 तक गैस, जीवाश्म जो कि CO2 उत्पन्न करे उस प्रकार की गैस को, जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की बात फ्रांस ने की है। इसके अलावा अमेरिका, चीन, भारत इसमें अनुपस्थित थे। बस इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि भारत इसमें अनुपस्थित था। सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन कोलंबिया। अगला जो होगा वो आयरलैंड प्लस तवालु मिलकर कराएंगे अगला जो सम्मेलन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम जो कवर करेंगे वो हमारा होगा स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। तो जो भी पिछले साल भर में स्पोर्ट्स में जो न्यूज़ में रहा है ना, उसको चाहे वो फिर शूटिंग्स में हो, टेनिस में हो, हॉकी में हो, क्रिकेट में, शतरंज में, फुटबॉल में, या फिर ओलंपिक सहित जो भी प्रमुख इम्पोर्टेंट आयोजन है ना, हम उन सभी को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025। ये बहुत पसंदीदा जो है, वैसे मतलब UPSC ये CAPF एग्जाम के लिए बहुत पसंदीदा फील्ड है ये। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई थी? ये हुई थी सिमकैंट शूटिंग प्लाजा, सिमकैंट कजाकिस्तान में हुई थी। कजाकिस्तान में ये हुई थी, अगस्त लगभग 2025 में हुई थी। और इसमें सीनियर से नहीं कि जूनियर और युवा तीनों स्तरीय श्रेणियों के है ना वो प्रतिस्पर्धाएं हुए थे। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का इसमें है ना सेकंड स्थान रहा था। गोल्ड भारत ने 14 जीते थे, रजत 8,
और 9 कांस्य पदक जीते थे। चीन के बाद भारत का स्थान रहा दूसरा, इसलिए इसलिए याद रखना है, क्योंकि भारत का स्थान रहा है दूसरा स्थान रहा है चीन के बाद में। नेक्स्ट की बात करें पुरुष में, हॉकी एशिया कप हुआ 2025। तो ये हुआ था बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम, राजगीर मतलब बिहार में हुआ, भारत में हुआ है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 वही अगस्त में हुआ। और चैंपियन कौन रहा? चैंपियन रहा भारत। भारत का ये चौथा खिताब था। चौथा खिताब मतलब हॉकी की अब से पहले 3 बार जीत चुका था। हॉकी हॉकी जो एशिया कप है ना, वो भारत 3 बार जीत चुका था, ये चौथा कप था। चौथी बार भारत चैंपियन बना। सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया और थर्ड पे मलेशिया रहा था। वहीं कोविड-19 के कारण 2022 तक स्थगित होने के कारण टूर्नामेंट अपने सामान्य 4 वर्षीय चक्र पर लौटा। मतलब कि ये पहली बार था कि 2019 के बाद 2022 में कोविड-19 आने के बाद मतलब हर 4 साल में ये एशिया कप होता है। तो 2022 के बाद में फिर 4 साल बाद 2026 में हुआ दोबारा से एशिया कप। जब कोविड आया था तो ये 4 साल का जो ये था ना, ये ब्रेक हो गया था, ये जो वो चल रहा था शतरंज। अब हम शतरंज पे चलते हैं। तो शतरंज को अच्छे से पढ़ना। आप शतरंज पे है ना, सच में क्वेश्चन आते हैं। शतरंज को अ, अच्छे से हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। फीडे महिला ग्रैंड स्विस और फीडे विश्व कप 2025 हमें पढ़ना है। तो पहले फीडे विश्व कप 2025 पढ़े। तो एक गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। गोवा में हुआ। और फीडे विश्व कप के एकल बहिष्करण था ये। 206 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। जाओखिर सिंदारोव जो है उज्बेकिस्तान के, मात्र 19 साल के हैं, सबसे कम उम्र के विश्व विजेता बने ये। और सिंदारोव वे ई और एसी पेंगो कैंडिडेट्स 2026 के लिए क्वालिफाइंग की। वहीं जो मतलब एक बात याद रखना है कि सबसे कम उम्र के विजेता विश्व कप जो बने हैं वो कौन थे? जाओ फिर सिंदारो। कहाँ बने हैं? भारत ने होस्ट कर रहा था फीडे विश्व कप को, तो उसमें बने हैं 2025 में। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के थे ये। और दूसरा फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 हुआ था पहले। वो कहाँ पे हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। लेकिन इसके विजेता कौन रही थी? वैशाली रमेश बाबू रही। वैशाली रमेश बाबू 11 दौर के 56 खिलाड़ी इसमें भाग लिया। और कैरेटिना लागनो जो है वो सेकंड नंबर पे रही महिला कैंडिडेट्स में। और इन दोनों ने क्या किया? क्वालिफाई किया। किन्होंने? वैशाली रमेश बाबू, कैटेरिना लागनो ने महिला कैंडिडेट्स 2026 के लिए क्वालिफाई किया। यानी भारत में तो जो मुकाबला था ना, जो भारत ने जो होस्ट किया था, उसके विजेता तो रहे थे जाओ फिर सिंदारो उज्बेकिस्तान के। और जब उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया था महिला ग्रैंड स्विस, उसकी विजेता भारत की वैशाली रमेश बाबू रही है। मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। उज्बेकिस्तान से पहले भारत ने जीत के लिया है सितंबर में, और उसके बाद पीछे पीछे अक्टूबर में आके और ये जो जाओ फिर सिंदारो है ना, उज्बेकिस्तान से आया और उन्होंने अपना जो भारत से जो जीतना था विश्व कप फील्ड वो जीत के ले गया। इसके अलावा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप इसमें इस बीच आयोजित हुआ। तो ये जो विश्व कप था ये चौथी बार हुआ था भारत इसमें। जैसे चौथी बार था जब भारत होस्ट कर रहा था इसको। इससे पहले भारत 3 बार होस्ट कर चुका था, 1978, 1997 और 2013। और दो तीसरे मतलब सितंबर से नवंबर तक ये चला। और एक तो देखना भारत की महिला जो विश्व कप है ना, वो भारत के महिलाओं के लिए पहली बार था जब वो उन्होंने ये चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। और ऐसा भी पहली बार हुआ था कि कोई होस्ट कंट्री जो कि जो महिला क्रिकेट विश्व कप मतलब इस जो वुमेन्स के वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, इसको होस्ट कर रही हो और होस्ट करते करते खुद ही चैंपियन बन जाए जो होस्ट करता कंट्री है। ऐसा पहली बार हुआ था। तो उप विजेता कौन रही थी इसकी 2025 वाली महिला क्रिकेट विश्व कप की? तो वो थी दक्षिण अफ्रीका रही थी। और जीता कौन था? भारत। भारत दीप्ति शर्मा रही थी प्लेयर ऑफ द सीरीज। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे 22। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? वोल्वार्डट ने 571 रन बनाए थे, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? भारत ने जीती थी। इस्तान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीता था। 8 मार्च को पहला सिर्फ फाइनल मैच था भारत और न्यूजीलैंड का। पोस्ट कंट्री चैंपियंस ट्रॉफी कौन थी? वो ही थी बंगाल फिलिस्तान, यानी पाकिस्तान था। भारत ने 4 विकेट से जीता। तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने अपने नाम किया था। कप्तान रोहित शर्मा ने 80 मतलब 83 गेंदों पर 76 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कब?
जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बिना एक भी मैच हारे हुए चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनी थी, जो मतलब जितने मैच हुए थे ना वो सारे के सारे भारत ने जीते थे, एक भी नहीं हारे थे फाइनल तक। तो चैंपियंस ट्रॉफी का ये ओवरऑल ये है। इसके अलावा आपको देखो एक बात और याद रखनी है कि जो इस बीच है ना 2026 की स्टार्टिंग में, दिसंबर 2025 के लास्ट में से वो वुमेन्स की भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। सॉरी, मेंस का भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको भी किसने जीता था? भारत ने ही जीता था। कैप्टन कौन थे उस टाइम? कैप्टन थे भारत के जो सूर्य कुमार यादव है ना, वो कैप्टन थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था संजू सैमसंग रहे थे, जिन्होंने बैक टू बैक 3 जो मैचेस थे ना, टॉप मैचेस फाइनल वाले, उनको मतलब भारत को जिताया था, अपने दम पे जिताया था। तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो रहे थे संजू सैमसंग रहे थे। तो और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 2 चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा प्रमुख आयोजन और इसके अलावा जैसे आईपीएल 2026 की बात करें तो कौन जीता था? आईपीएल जीता, आरसीबी ने जीता। चाहे वो आईपीएल हो चाहे डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग हो, दोनों के दोनों किसने? आरसीबी ने जीता था। आईपीएल को तो मैं जीटी को हराया था 5 विकेट से, और डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया था। कहाँ हुआ था आईपीएल का फाइनल मैच? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे थे, और इसमें भी दिल्ली कैपिटल्स को डब्ल्यूपीएल ने हराया था, ये याद रखो। वो आरसीबी ने हराया था डब्ल्यूपीएल में, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात करें तो पुरुष में किसने पुरुष को मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था 2026 का, वो कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच ने हराया। किसको हराया था? जोकोविच को हराया था। किसने? कार्लोस अल्काराज को। और महिलाओं में एलेना रायबाकिना ने सबलेंका को हराया था। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का कुछ रिजल्ट था। एएफसी महिला विश्व कप एशिया कप में, एएफसी महिला एशिया कप हुआ, फुटबॉल से संबंधित है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया था, शुरुआती महीनों में आयोजित किया गया। फीफा विश्व कप 2026 ये तो अभी चल रहा है ना, ये करंटली अभी चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो गया। तो ये कुछ प्रमुख आयोजन थे जो जनवरी से जून तक 2026 में हुए थे। इसके अलावा एक कप था थॉमस उबर कप 2026 है, जो कहाँ पे? डेनमार्क में। डेनमार्क इसका मेजबान कंट्री हो गया। समय था मई 2026। विश्व की शीर्ष बैडमिंटन टीमों के बीच में हुआ ये थॉमस कप। महिला जो मतलब पुरुषों के लिए जो कप हुआ था, टेनिस का है, वो पुरुषों के लिए जो हुआ था उसको तो बोलते थे थॉमस कप, और जो महिलाओं के लिए होता है उसको उबर कप बोलते थे। और फिर विश्व की शीर्ष बैडमिंटन टीमों के बीच पुरुषों के तो थॉमस कप और महिलाओं को बोलते थे उबर कप। तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे, थॉमस एम उबर कप। सीधा सीधा आ सकता है एक स्टेटमेंट ऐसे दे दे, क्वेश्चन दे दे, थॉमस एम उबर कप है, वो किससे संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, और कुछ ऑप्शन दे दिया तो उसमें आपको करना है बैडमिंटन करना है। इसके अलावा मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें तो मिलान व कार्टिना डी अल्पेजो इटली में ये हुआ। और फरवरी 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक विश्व भर में एथलेटिको ने बर्फ शीतकालीन खेलों में हिस्सा लिया था। मिलान मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो हुए उसमें। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयोजन भी हुए, जैसे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 चीन में हुई। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, ये इतना जरूरी नहीं है, मलेशिया में हुआ था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 किर्गिस्तान में हुई थी। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थाईलैंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे। थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि पूछता है ना तो वन लाइनर ही पूछता है इन सब में, करंट अफेयर में। तो अब हम चलेंगे, मूव करेंगे प्रमुख जो रक्षा अभ्यास है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उनके ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि इनसे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने क्लास ली थी स्पेशल इनकी तो मैंने PYQs को भी ऐड किया था इसमें, ताकि ये आपको लगे वो सिर्फ एक ही साल के 2-2 3-3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे। और जबकि हर साल नहीं तो कभी याद तो को छोड़ दो नहीं, मैक्सिमम 1-2 ये जो है ना एक्सरसाइज तो पहुंच ही लेता था, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें हम 16 कुल अभ्यास पढ़ने वाले हैं, और इन सारी कंट्रीज के और तीनों सेनाओं प्लस स्पेशल फोर्सेस के। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज इसमें पढ़ने वाले हैं वो मिलान है, जो सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो स्टार्ट अमेरिका के साथ भारत के रक्षा अभ्यास, अब जो अभ्यास है तो अमेरिका के साथ भारत के होते हैं उनसे करते हैं।
तो ये 3 हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है युद्ध अभ्यास 2025, जो इसका 21वां संस्करण हुआ है और सितंबर में हुआ है 2025 में। फोर वेन ब्रिट अलास्का में हुआ। फोर्ट वेन ब्रिट अलास्का में हुआ युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण। भारत और अमेरिका के बीच में थल सेना का ये अभ्यास है जो माउंटेन वॉरफेयर इंटरऑपरेटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा देन नेक्स्ट आता है वज्र प्रहार 2026। ये इसका 16th एडिशन था, 16th एडिशन वज्र प्रहार का, जो बैकलो हिमाचल प्रदेश में भारत में हुआ है और 2026 के स्टार्टिंग में ही हो गया था ये। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस में काउंटर टेररिज्म एंड एयरबर्न ऑपरेशंस, काउंटर टेरर को काउंटर करने के लिए और एयरबर्न ऑपरेशंस के लिए 16वां संस्करण है वज्र प्रहार 2026। ये भी यूएसए और भारत के बीच में होता है। तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और बैटल इन दी बे 2026 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का सर्वोच्च स्पेशल ऑपरेशन अभ्यास है और भारत की पहली बार भारत ने इसमें भागीदारी की है। तो विश्व का सर्वोच्च स्पेशल ऑपरेशन अभ्यास हो गया, भारत की पहली भागीदारी थी। टेम्पा फ्लोरिडा में ये हुआ है मई 2026, मतलब फ्लोरिडा में हुआ था और ऐतिहासिक डेब्यू भारत का था इसमें। किसमें? बैटल इन दी बे 2026, तो फ्लोरिडा में हुआ और इम्पोर्टेंट है। तीनों के तीनों इसमें भारत और अमेरिका दोनों शामिल है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और बैटल इन दी बे। इसके अलावा हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें जो क्वाड नौसैनिक अभियान है, तो चूंकि क्वाड में 4 कंट्रीज हैं तो उन 4 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। इसका 2025 में हुआ था ना, 29 का एडिशन था, 29वां। और भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश इसमें शामिल होते हैं जो क्वाड कंट्रीज हैं। और अक्टूबर नवंबर 2025 में हुआ था 29वां एडिशन। और गुआम तट जो पश्चिम प्रशांत है ना, गुआम तट पश्चिम प्रशांत में हुआ है। और है कौन सा ऑपरेशन? किस सेना का है? नेवी का ये ऑपरेशन है, मालाबार। इसके अलावा रणनीतिक महत्व क्या होता है? ये होता है इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है ना उसमें फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करना और एंटी सबमरीन वारफेयर है एवं लाइव फायरिंग। चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति को संतुलित करना है किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मालाबार कब से शुरू हुआ था? 1992 से शुरू हुआ था। 2015 में जापान और 2020 में फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए थे। स्टार्ट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच से और 15 में फिर इसमें जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गए। और जो गुआम तट पश्चिम प्रशांत है ना जिस पर होता है, ये भारत के विशाखापत्तनम के आसपास ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत के साथ साथ 3 अदर कंट्रीज यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इसके अलावा जापान के साथ, सिंगापुर के साथ और नेपाल के साथ भारत के जो ऑपरेशंस है, जिस धर्म गार्जियन जो है, ये 2026 में इसका 7वां एडिशन था। और कहाँ हुआ है? ये वो उत्तराखंड यूके में हुआ है। और किस किस के मध्य होता है? किन 2 कंट्रीज के मध्य होता है ये? तो भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। थल सेना का है। माउंटेन वॉरफेयर ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर ये काम करते हैं इस ऑपरेशंस में। तो जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन। वहीं सिम्बैक्स की बात करें तो सिंगापुर के साथ हो जाएगा, साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल में। और सिंगापुर और भारत के बीच में होने वाला सबसे लंबा निरंतर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो सबसे ज्यादा दिनों तक चलता है, तो साउथ चाइना सी में किसके साथ होता है? सिंगापुर में, भारत का। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जो नेपाल के साथ है, उसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 का 19वीं एडिशन हुआ। और ये हुआ था पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड में ही हुआ है ये भी। और थल सेना का ये ऑपरेशन है सूर्य किरण, जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एवं HADR पर ये क्या करता है? काम करता है हाई। इसके अलावा श्रीलंका एवं मालदीव के बीच 7वीं भारत के कुछ अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो किस प्रकार हैं? जो इस प्रकार है। एक हो जाएगा मित्र शक्ति 2025, और जो किसके साथ होता है? जो होता है श्रीलंका के साथ में होता है। और बालागावी कर्नाटका में ये हुआ है, 11वां इसका एडिशन था 2025 में। और थल सेना एवं वायुसेना में काउंटर इंसर्जेंसी, अर्बन एंटी टेरर, यूएन पीस कीपिंग में ये भाग, मतलब यूएन पीस कीपिंग जो है ना उसके लिए, और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए एंटी टेरर पर ये काम करते हैं। कौन? भारत और श्रीलंका मिलकर। किस ऑपरेशन के तहत? मित्र शक्ति 11वां। तो मैं जब ऑपरेशन पढ़ रहा था तो उसमें देखो मित्र बंधु, सागर बंधु ऐसे कुछ था, उसमें भी जैसे मित्रता की जहाँ पे बात आती है वहां मैक्सिमम श्रीलंका ही बैठता है, ठीक बैठता है। मित्र शक्ति हो गया। इकोवेरियन और एक था इसमें कवर शायद नहीं किया गया, लेकिन एक था भी याद रखना, एक था।
ये एक्सरसाइज आ जाए तो भी, और एक्वेरियन भी। एक एक्वेरियन का जो 14th एडिशन था किसके साथ होता है ये, तो मालदीव्स के साथ होता है, भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ। थल सेना का ही ये ऑपरेशन है, द्विपक्षीय संबंध है। और HADR ऑपरेशंस मतलब ऐसे क्षेत्र, मतलब हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऑपरेशंस करते हैं, वो हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए थल सेना का ऑपरेशन है। किसकी, मालदीव की जो सेना है ना उसके साथ। एक्वेरियन मालदीवियाई भाषा में एकता का प्रतीक है। एक्वेरियन का मतलब अगर मालदीवी भाषा में देखें तो एकता होता है। इसके अलावा की बात करें, ब्राइट स्टार, खानगस्ट और विनबैक्स, तीन एक्सरसाइज अलग अलग है। तो इनके मेजबान देश कौन कौन से हैं, तो ब्राइट स्टार 2025 में मेजबान इसका तो इजिप्ट के द्वारा, मिस्र के द्वारा ब्राइट स्टार ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है। किसके द्वारा, मिस्र इसका मेजबान था 2025 में। तीनों सेवाएं, तीनों सेना इसमें शामिल थी। काउंटर आतंकवाद रेगिस्तान में ये प्रैक्टिस होता है। इसमें रेगिस्तान में काउंटर आतंकवाद पर बल दिया जाता है। क्वेस्ट जो है खान क्वेस्ट मंगोलिया में, और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण के +20 राष्ट्रों के साथ होता है। मतलब कि ब्राइट स्टार इजिप्ट याद रखना, खान क्वेस्ट याद रखना आपको मंगोलिया, और वियतनाम याद रखना है विनबैक्स, वी से वियतनाम, बैक्स वी से वियतनाम। इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा कोर में संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण संचालन के लिए काम करते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स से जानी। जो ब्राइट स्टार है ना 2025 की, वो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हुई है। ट्राई सर्विस में भारत, इजिप्ट, USA, सऊदी अरेबिया, ग्रीस आदि शामिल थे। और ये काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी पर इसमें इस एक्सरसाइज के तहत काम किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। खान गेस्ट की बात करें तो 2026 में हुई, और 23वां इसका एडिशन था 2026 में। और उलान बातार जो है मंगोलिया में ये हुई है, और 20+ देशों ने इसमें भाग लिया था। थल सेना का ये खान गेस्ट क्या है, थल सेना को याद रखना ना, मंगोलिया। मंगोलिया किसके बीच में, रूस के और चाइना के बीच में एक लैंड लॉक कंट्री है। तो ऑब्वियसली ये फिर थल सेना का ऑपरेशन हो सकता है। तो UN पीस कीपिंग के लिए सर्च ऑपरेशन हो गए। चेक पॉइंट्स मैनेजमेंट के लिए, चेक पॉइंट के मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है जो खान गेस्ट है। इसके अलावा विनबैक्स जो है इसका 6th एडिशन था, और वियतनाम के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई जो 6ठा एडिशन था। तो इंजीनियर्स प्लस मेडिकल प्रोप्स तैयार करने के लिए, UN पीस कीपिंग के लिए और मेडिकल ऑपरेशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो मेन बल दिया गया था। तो ये तीनों ऑपरेशंस ब्राइट स्टार इजिप्ट, खान गेस्ट मंगोलिया, विनबैक्स वियतनाम आपको याद रखने हैं, इनके एडिशन याद रखने हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलान एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। चूंकि मैंने ना, तो ये मेरे से गलती हुई है, मैंने वहाँ पे विशाखापत्तनम बोल दिया था। कहाँ पे, जब हम क्वाड पढ़ रहे थे, तो वो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा वो। विशाखापत्तनम नेवल डॉकयार्ड में ये स्थान हर यहाँ पे होती है। क्यों, भारत कंडक्ट कराता है सबसे बड़ी जो भारत का नौसैनिक अभ्यास है वो। यह इस बार है ना 2026 में इसका 13वां एडिशन हुआ था, और हर 2 साल में ये हो रही है, मतलब कि द्विवार्षिक है ये। और भारत इसका होस्ट कंट्री, 50 देशों की नौसेना इसमें शामिल होती है, 50 से भी अधिक देशों की नौसेना इसमें शामिल होते हैं। कहाँ होता है, विशाखापत्तनम नेवल डॉकयार्ड, फरवरी 2026 में। एंटी पायरेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, HDAR, इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशंस, इसके क्या है मुख्य उद्देश्य है। मिलान 1995 में शुरू हुआ था। 1995 से देखो ये चलता जा रहा है 2026 तक। अब तक का सबसे 2026 में जो संस्करण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1995 से 2024 तक जितने संस्करण हुए थे ना, उनमें सबसे बड़ा अब की बार हुआ है 2026 वाला संस्करण। इंडो पैसिफिक में भारत की नौसैनिक कूटनीति का प्रतीक है। तो मिलान एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है, भारत होस्ट कंट्री। 13वां इसका एडिशन था, और अभी तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज थी अभी तक जितने भी द्विवार्षिक जो हुए हैं उनमें। तो मिलान आपको हमें याद रखना है। 50+ देशों की नौसेना इसमें भाग लेती है। तो ये क्या था, ये हमारी टोटल एक्सरसाइज थी। इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज थी वो हमने कवर की। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे वरुण हो गया फ्रांस का, गरुड़ गरुड़ हो गया फ्रांस का। तो इस तरीके से मैंने जो इम्पोर्टेंट और हो चुकी है ना इस साल भर के बीच में, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक ऐड किया है जो कि करंट अफेयर से स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाएंगे। 1-2 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो था फाइनेंस कमीशन। क्योंकि इस बार ना जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसका गठन किया गया है 16वें फाइनेंस कमीशन का। और फाइनेंस कमीशन अगर 2015 जब से गठित हुआ था,
2021 में घटित हुआ 26 के लिए, 21 से 26 के लिए। तो हम जब पीवाई यूज कर रहे थे तो हमें क्वेश्चंस मिल रहे थे। 2016 का किया तो 14वें फाइनेंस कमीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। 2021 में दो दो फिर कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन थे, 25 और 14 और 15 को मिलाकर भी। तो इस तरीके से मैंने इसको ऐड किया है। तो मतलब इसमें 15वां और 16वां जो वित्त आयोग है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वित्त आयोग है क्या? केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन का संवैधानिक पिलर है एक प्रकार का। तो वित्त आयोग के बारे में देखें तो आर्टिकल 280 इसको क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति प्रदान करता है, एक संवैधानिक निकाय स्थापित करता है। और राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्षों में आवश्यकता के अनुसार, उससे पहले भी गठित किया जा सकता है वित्त आयोग। गठित कौन करता है? राष्ट्रपति। मेनली तो सामान्यतः तो 5 वर्षों के लिए गठित करता है, 5 वर्षों में। लेकिन अगर नीड है, आवश्यकता है, तो 5 वर्ष से पहले भी इसको गठित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसका मेन कार्य क्या होता है? राज्य सरकारों एवं केंद्र के बीच में कर राजस्व का बंटवारा करना होता है। राज्यों के लिए अनुदान के सिद्धांत तय करना कि किन सिद्धांतों पर ग्रांट्स दिया जाएगा, ये कौन तय करता है? ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। इसके अलावा बात करें मानदंड और भार की बात करें तो 15वां फाइनेंस कमीशन बनाम 16वां। हाँ, ये देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, क्वेश्चन पूछता है कि किस का वेटेज सबसे ज्यादा है। इस बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, क्राइटेरिया, मतलब कि इससे पहले हम ये समझें कौन सा वाला, हाँ ये पर ये समझें, तब हमें समझ में आएगा वो क्राइटेरिया क्या है। तो 16वां वित्त आयोग बनाया गया 2026 से 31 के लिए। इसके अध्यक्ष कौन रहे? जो डॉक्टर अरविंद पनघरिया है ना, इसके अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रमुख अर्थशास्त्री थे। और ये 5 वर्षों तक रहेगा, 1 अप्रैल 2026 से जारी लागू हो चुका है। अगले 5 वर्षों यानी 2031 तक ही रहने वाला है, 31 मार्च 2031 तक। और इसने क्या किया? वर्टिकल हिस्सा, राज्यों का हिस्सा कितना? ग्रांट्स का, मतलब जो ग्रांट्स दे राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है ना, उसको 41% बरकरार रखा। 14वें फाइनेंस कमीशन में 42% था कि राज्यों को जो ग्रांट्स का हिस्सा दिया जाएगा ना, जो राज्यों को जो हिस्सा दिया जाएगा कर वगैरह में, वो 42% दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? 2019 में जो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया जाता है अलग से, तो इनसे 1% कम हो जाता है, यूटी के लिए चला जाता है। तो 41% था 15वें वित्त आयोग में, और इसी को बरकरार रखा इसमें भी। तो इम्पोर्टेंट है कि कितने परसेंट जो है ना, कितने परसेंट जो हिस्सा होता है ना राज्यों के लिए, 16वें वित्त आयोग ने अभी तक बरकरार रखा है। तो वो 41% है। 41% जो भी होगा, जो अनुदान जो दिया जाएगा राज्यों को, जो दिया जाएगा वो 41% होगा। अब ये जो 41% जो देंगे ना राज्यों को, मान लीजिए उसने 100 रुपये इकट्ठे किए हैं, 100 रुपये जो है वो केंद्र के पास है, तो उसमें 41% वो राज्यों को बांट देगा। तो किसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? किस राज्य को कितने रुपए मिलेंगे, इसको डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये क्राइटेरिया है ना, इस बार बहुत चेंजिंग हुई है इसमें। और ये चेंजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बार गारंटी डेफिनेटली, आप ये 2 लिस्ट पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेगा, चेंजिंग हो सकता है। पहली बात तो इसमें ये आएगी कि ये जो पहली जो क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया हैं टोटल, देखो 1 2 4 6 7 क्राइटेरिया थे जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला है इनकम डिस्टेंस था। तो इनकम डिस्टेंस पहले इसको 40, मतलब टोटल 100% वेटेज है ना, उसमें से केवल 45% वेटेज तो किसको था? इनकम डिस्टेंस का था। और अब इसको कम कर दिया गया है 16वें फाइनेंस कमीशन में, 42.5 कर दिया गया है, मतलब 2.5% इसको कम कर दिया गया है। किसको? इनकम डिस्टेंस की जो वेटेज थी। दूसरे जनसांख्यिकी की बात करें तो 2011 में जो जनसंख्या का वेटेज था ना, वो 15% था कि जिस राज्य की जनसंख्या मतलब ज्यादा होगी तो उसको क्या कर देंगे, मतलब राज्य की जनसंख्या को 15% वेटेज दिया जाता था कि आपकी जनसंख्या के हिसाब से आपको कितना अनुदान मिलेगा। तो ये 15% वेटेज, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यानी कि जो इनकम डिस्टेंस थे ना, उसको तो कर दिया गया कम, 45% से कर दिया गया कितना? 42.5% कर दिया। और जो जनसंख्या है ना, उसके वेटेज को अब बढ़ा दिया गया। तभी तो ये डिस्प्यूट का वो बना हुआ है कारण। रीजन क्या है कि उस टाइम पे जब जस्ट 14वां 15वां वित्त आयोग ये चलाए जा रहे थे, उससे भी पहले, तो ये जो मतलब राज्यों को ये कहा गया था कि आप जनसंख्या को नियंत्रित करो। तो और वेटेज केवल 15% रखा गया था, तो इतना कुछ था नहीं। अब क्या कर रहे हैं ये? उस टाइम पे क्या हुआ कि जो साउथ वाले स्टेट्स हैं ना, उन्होंने नई नई पॉलिसी लेकर उस जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की, और कंट्रोल कर भी लिया। जो TFR है उसको बहुत कम कर लिया। अब जब ये 16वां कमीशन आया तो इसने जनसंख्या को वेटेज ज्यादा दे दिया। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा अनुदान मिलेगा, ज्यादा ग्रांट्स मिलेंगे।
इसको लेके अब जो साउथ वाले जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, वो वो मतलब इसके लिए विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है कि वे चाहते हैं कि पहले तो उन्होंने क्या कर दिया, जनसंख्या कंट्रोल करवा लिया सरकार ने, और अब कह रहे हैं कि जहां जनसंख्या अधिक होगा उनको ग्रांट से ज्यादा देंगे, यानी उनको कम मिलेगा साउथ वालों को। तो इसलिए ये डिस्प्यूट का सब्जेक्ट रहा। तो याद रखना है, जनसंख्या का वेटेज को बढ़ा दिया गया है और इनकम जो डिस्टेंस है उसका वेटेज कम कर दिया गया है। इसके अलावा जनसांख्यिकी प्रदर्शन का वेटेज भी कम कर दिया गया है। डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस कैसा रहा है राज्य का, तो उसका वेटेज 2.5% कम कर दिया गया। और एरिया जो है, क्षेत्र, इसको भी 5% कम कर दिया कि आपका क्षेत्रफल कितना है। कि इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आपका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो आपको सबसे ज्यादा पहले दिया जाता था, इस बार कम कर दिया गया है 16वें में। अगर आपका क्षेत्रफल कितना भी हो, इसका वेटेज केवल 10% है, बचा है, पहले ये 15% था। डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसका भी 10%, और क्षेत्रफल का भी 10%, मतलब दोनों घटा दिए गए। एक ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा है जंगल एवं पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसको ऐसे कैसे मेंटेन किया गया है जैसे पहले चलते आ रहा था। यानी 10% वेटेज 15वें फाइनेंस कमीशन में था, और 10% वेटेज ही 16th जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है ना, 16वां, उसमें भी इतना का इतना वेटेज है, 10% का 10%, तो इसको याद रखना। इसके अलावा ये देखो, कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एक नया ऐड किया गया है, और कर एवं राजस्व प्रयास, टैक्स एवं फिजिकल एफर्ट्स कितने कर रहा है राज्य, इसको पहले 2.5% वेटेज दिया जाता था, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब कर एवं फिजिकल एफर्ट्स आप जितने कर रहे हो ना राजकोषीय प्रयास, तो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है इसके लिए आपको कोई वेटेज नहीं दिए गए। लेकिन जो जीडीपी में योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी है ना, उसका जो वेटेज है वो 10% दिया गया है। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 10% का योगदान दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट 3 चीजें हो गई। ये सारी चीजें तो कम किसका था, अधिक किसका था, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा याद रखना है तो मेंटेन किसको रखा गया वैसे के वैसे, वो था जंगल एवं पारिस्थितिकी को। नया क्या ऐड किया गया है, जो जीडीपी में योगदान है, कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, ये नया ऐड किया गया और इसको 10% वेटेज दिया गया है। यानी ये जो राज्य है ना, वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसके बेस की उसको 10% का वेटेज दिया गया है। उस मतलब इसको 10% अलग से वेटेज की राज्य का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, और एक कर एवं राजकोषीय प्रयास को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो लिस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तरफ से भी 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और जैसे ही क्वेश्चन आपको देखिएगा, आपको दिमाग में तुरंत से क्लिक करेगा और आप आंसर करके आ जाओगे। इसके अलावा ये इसमें बता रखा है वो आय की दूरी, क्षेत्र के भार में कमी की गई है, जनसंख्या भार में वृद्धि की गई, जनसंख्या में वृद्धि की गई है, और जीडीपी के योगदान को एक नया मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन में ये जो कर एवं राजकोषीय प्रयास को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके अलावा ये जो 15वीं मैंने ये भी बताया था, वर्टिकल जो मतलब 41% हम 100% अगर केंद्र को मिल रहा है, केंद्र के पास है, तो उसका 41% राज्यों को अनुदान देगा, तो वो इसको मेंटेन कर दिया गया है 15वें में और 16वें में। इसके अलावा जनसांख्यिकी प्रदर्शन, ये तो डिफरेंस दोनों में देखो तो टीएफआर जो प्रजनन दर पर आधारित था, कि आप जनसंख्या वेटेज टीएफआर पर आधारित था, इतना वेटेज था नहीं, लेकिन इस साल है ना उसको बढ़ा दिया गया है। 1971 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि पर बेस्ड कर दिया गया, और नया पैमाना ऐड कर दिया गया, कौन सा, कंट्रीब्यूट टू जीडीपी किया गया, जो कि 15वीं में कर एवं राजकोषीय प्रयास नया था, पहली बार ऐड किया गया था, अब इसको हटा दिया गया वापसी से, और कंट्रीब्यूट टू जीडीपी नया ऐड कर दिया गया। वन फॉरेस्ट के लिए पहले, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, वेटेज तो 10% का 10% है, केवल सघन एवं सघन मध्यम जो वन थे वो शामिल थे पहले 15वीं में। इस बार क्या किया गया, सघन तो थे ही और मध्यम व सघन भी थे, साथ में खुले वनों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जो 10% वेटेज दिया गया ना फॉरेस्ट को, इसमें खुले वनों को भी शामिल कर दिया गया है। तो 16वें वित्त आयोग ने वन कवरेज को व्यापक बनाया, जनसांख्यिकी मानदंड के ऐतिहासिक जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा है। तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में था। इसके अलावा स्थानीय जो निकायों के लिए भी ग्रांट्स दिए गए हैं। 16वें जो वित्त आयोग है इसके अनुसार 4.4 लाख करोड़ रुपए का ग्रामीण स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों, पंचायत, जिला पंचायतों के लिए ग्रांट्स दिया गया है। कितने का, 4.4 लाख करोड़ रुपए का, और 3.6 लाख करोड़ का शहरी स्थानीय निकायों के लिए, नगर पालिका शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान है। चूंकि एक बात इसमें याद रखने की ये है कि जो 15वां वित्त आयोग था ना, उसमें जो वेटेज था ना वो ये ज्यादा था, मतलब 4 मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज क्लिक की थी कि ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है कि ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है ना, इनका जो वेटेज था ना पहले, ये जो 4.4 लाख करोड़ है, ये उससे भी ज्यादा था पहले, और ये 3.6 लाख जो इससे कम था, मतलब शहरी स्थानीय निकाय को कम ग्रांट्स दिया गया था। इस बार है ना
शहरी को बढ़ा दिया गया है और ग्रामीण को थोड़ा कम किया गया है। ग्रामीणों को जो ग्रांट्स दिया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे ना तो अभी भी यही ज़्यादा बना हुआ है, मतलब 4.4 लाख करोड़ अभी भी ऐसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल तो ज़्यादा ग्रामीण ही है, ग्रामीण स्थानीय निकायों को ही है। लेकिन पहले की कंपैरिजन में इस बार 3.6 लाख करोड़ मतलब बड़ा है इसका। पहले थोड़ा कम था, 3 पॉइंट समथिंग हो गया, और ये 3.5 या 3.6 पता नहीं कितना, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो आप चेक कर लेना। तो याद रखना कि ओवरऑल तो देखे ना तो अभी भी स्थानीय जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है उनको अनुदान ज़्यादा दिया जा रहा है। कुल हो गया 8 लाख करोड़ रुपए का ये अनुदान था, जो किसके लिए, शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लिए था। तो इसके अलावा 15वें एवं 16वें में कुछ नया क्या था, एक तो राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर दिया गया था 15वें में, और डेप्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी गई थी, वित्तीय अनुशासन एवं जिम्मेदारी पर बल दिया गया। जबकि 16वें वित्त आयोग में क्या किया गया था, स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाने पर बल, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं समावेशी एवं लचीले वित्त पोषण पर मेन फोकस रहा। 16वें वित्त आयोग में आपदा प्रबंधन को नई प्राथमिकता दी गई थी। जलवायु परिवर्तन के दौरान यह अत्यंत ही प्रासंगिक है आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए क्लाइमेट चेंज में। तो ये जो 16वां है ना, 16वां जो वित्त आयोग जो बनाया गया है, इसकी जो समीक्षा है आज की परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था। आई होप मैंने जो भी इम्पोर्टेंट रहा है, जो इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इस बार ऐसे नहीं बोला मैंने कि कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, इसमें हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आएंगे, तो उनमें से आपको ये जरूर मिल सकता है। इसलिए मैंने एक एक थीम बड़ी सावधानी से पिक की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से करके आओगे, जो भी आएंगे। मैंने कोशिश की है कुछ मिस ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर देवे जैसा भी आपको लगे। और अगर कुछ गलती हुई हो तो वो गलती बताएं और फीडबैक ज़रूर देवे, क्योंकि मुझे ना फीडबैक जब दोगे ना तब मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊंगा। और लाइक करना वीडियो को, और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपके लिए यूज़फुल होता है ये वीडियो। अगर आपको एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं, और एग्ज़ाम के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, मतलब आपको यूज़फुल, जब आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आए हैं, तो आप बताना ज़रूर आगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।